अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सरफराज लतीफ़ है और मैं कंसल्टेंट ईएनटी सर्जन डॉक्टर्स हॉस्पिटल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीएनएस के बारे में। डीएनएस का मतलब होता है डेविएटेड नेज़ल सेप्टम या नाक की हड्डी का टेढ़ापन। तो ये इतनी कॉमन बीमारी है और इसका ईएनटी सर्जन के साथ इतना गहरा रिलेशन है इस मसले का, यानी कि माजी में बेतहाशा जो डिजीज़ होती थी उसका इससे डायरेक्ट लिंक निकाल देते थे। जैसे कि कान में से पीप आ रही है तो नाक की हड्डी को सीधा कर दिया, या कुछ भी गले में कोई मसला है तो नाक की हड्डी को सीधा कर दिया। तो आज हम स्पेसिफ़िकली डीएनएस के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये है क्या मसला, इसके बारे में हमें क्या टेस्ट करवाने चाहिए और इसकी क्या ट्रीटमेंट है, किस एज में ऑपरेशन करना चाहिए और ऑपरेशन की क्या इंडिकेशन है, और क्या अगर किसी को डीएनएस हो तो उससे एसोसिएटेड क्या कॉम्प्लिकेशन या पेचीदगियाँ हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो नाक की हड्डी जो जिसे हम सेप्टम कहते हैं, नेज़ल सेप्टम कहते हैं, ये हमारे नाक को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा होता है, राइट नॉस्ट्रल और लेफ़्ट नॉस्ट्रल। तो इसके दरमियान में जो हड्डी है जो कि सामने से शुरू होकर हमारे ऐसे पीछे तक जाती है, इसको कहते हैं सेप्टम, नेज़ल सेप्टम। तो इसको ऑलमोस्ट, चूँकि ये दो नाक और साइनसेस के अलग-अलग कंपार्टमेंट हैं, इनको इंडिपेंडेंट ये एक वन यूनिट काम करते हैं। तो अगर किसी भी नॉर्मल और हेल्दी पेशेंट के दोनों सिस्टम नॉर्मली और इक्वली काम उनको करना चाहिए। तो अगर नाक की हड्डी बिल्कुल दरमियान में होगी तो दोनों जगह पे नथनों में हवा का वॉल्यूम प्रॉपर जाएगा, और अगर ये हड्डी सामने से या पीछे से या सामने और पीछे इकट्ठापन होके ये टेढ़ा हो जाए तो उस साइड का नॉस्ट्रल ब्लॉक हो जाएगा, वहाँ पे हवा का जो है हवा कम जाएगी। लेकिन देखा ये गया है कि बाज़ का अगर हड्डी किसी की दाएं तरफ टेढ़ी हो तो उसका अपोजिट साइड का नाक बंद हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि नाक की जो लाइनिंग जिसे ट्रबिनेट कहते हैं वो स्वेलअप हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जो सादा सी बात समझने के लिए वो ये है कि नाक की हड्डी आप समझिए कि दो तरह से बनी होती है। सामने ये कच्ची हड्डी होती है, अल्लाह मियाँ ने इसमें अपनी कुदरत ये रखी है, यानी कि अगर किसी की चोट लगे तो वो फ्लेक्सिबल होती है, शॉक अब्जॉर्बर होती है, इतनी जल्दी टूटती नहीं है। और उसके पीछे सख्त हड्डी होती है जो कि हमारे हलक के पास होती है, जो कि नाक को गले के साथ कनेक्ट करती है। अब आ जाता है कि वो क्या वजूहात है जिससे नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाए। तो सबसे पहले जो ज़रूरी बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारी इस पॉपुलेशन में, एशियन पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट हर दूसरे बंदे की नाक की हड्डी टेढ़ी होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर बंदे को ऑपरेशन की ज़रूरत है, और हर बंदे को हरगिज़ भी ऑपरेशन हम सजेस्ट नहीं करते। याद रखिए, अगर किसी पेशेंट की नाक की हड्डी टेढ़ी है और उसके साथ उसको कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम क्या है, नाक बंद हो रहा है, वो प्रॉब्लम क्या है, उस नाक बंद होने की वजह से अगर उसकी एलर्जी की अलामतें ज़्यादा बढ़ रही हैं, अगर उस नाक की हड्डी की टेढ़ेपन की वजह से उसको साइनोसाइटिस हो जाता है, यानी कि साइनसेस में इन्फेक्शन हो जाती है, उस नाक की हड्डी टेढ़ी होने की वजह से उसकी बाहर की शक्ल टेढ़ी हो गई है, तो ये कुछ इंडिकेशंस होती हैं जिसमें हमने नाक की हड्डी को सीधा करना होता है। लेकिन अगर किसी की हड्डी टेढ़ी है लेकिन उसको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो याद रखें ऐसे मरीज़ को बिल्कुल भी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती, और इनमें ऑपरेशन करना बिल्कुल गैर ज़रूरी होता है। अब रहा सवाल कि ये क्यों डीएनएस क्यों पैदा होता है, तो हमने जो अपने मुशाहदे में देखा है और लिटरेचर में भी यही लिखा है, इसमें कुछ कॉजेज़ हेरिडिटरी होती है, यानी कि फैमिली में चल रहा होता है। अगर फादर को है तो उसके बच्चों में भी ये हो सकता है कि उनमें भी हड्डी टेढ़ी हो। फिर डेवलपमेंटल होती है, यानी कि पैदाइशी तौर पे थोड़ी सी हड्डी में खम हुआ, जो बच्चे ने ग्रो किया तो साथ ही नाक की ग्रोथ के साथ साथ उसकी हड्डी भी टेढ़ी ग्रो हो गई। इसके अलावा ये होता है कि ट्रॉमेटिक, अगर चोट लग गई और वो अननोटिस्ड फ्रैक्चर था तो लेटर ऑन बाद में वो फ्रैक्चर इस्टेब्लिश हो गया और उसने हड्डी को टेढ़ा कर दिया। और इस तरह ये वो चंद सादा सी वजूहात है जिस वजह से डीएनएस होता है। अब रहा कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसी पेशेंट को डीएनएस है, तो उसमें उसकी अलामत होती हैं, नाक बंद रहता है, नाक में इन्फेक्शन होने का चांस होता है जिस बंदे को डीएनएस हो। इसके अलावा उस पे पेशेंट अक्सर कंप्लेंट करेगा कि उस साइड पे हवा
कम जाती है, यानी उसे रात को सोने में प्रॉब्लम होते हैं, खराटे आते हैं। इसके अलावा अगर किसी को डीएनएस हो तो उसे स्मेल का प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो ये वो सादा सी सिम्टम्स हैं जो अगर किसी को हो तो इसका मतलब ये होता है कि उसको डीएनएस हो सकता है। तो इसका जो एग्जामिनेशन है या तिबी मुआयना है वो ऑब्वियसली ईएनटी सर्जन की डोमेन है, वही इसको देख सकता है। आजकल तो हमारे पास जदीद एंडोस्कोप्स होते हैं। बाज़ का अगर आप हेडलाइट से पहन के नेज़ल स्पेक्ट्रम से नाक को देखेंगे तो सामने वाला हिस्सा स्ट्रेट होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके डीएनएस नहीं है। तो समटाइम्स सामने से हड्डी सीधी होती है, पीछे से टेढ़ी होती है। तो आजकल हमारे पास जो जदीद गैजेट है जिसे हम नेज़ो एंडोस्कोप कहते हैं, तो वो हम नाक में ऐसे स्प्रे करके आप पीछे हलक तक वो पूरी नाक की हड्डी को असेस कर सकते हैं कि वो सीधी है या टेढ़ी है। इसके अलावा जो अल्ट्रामाउड टेस्ट है, हम अपनी प्रैक्टिस में एक्सरेज जो होते हैं पूरी दुनिया में एब्सोल्यूट हो गए, वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देते। अगर तो आपने सादा इन्फॉर्मेशन लेनी है तो यस, एक्सरे पीएनएस कुछ हेल्प करता है, लेकिन जब भी हम किसी को नाक की सर्जरी सुजेस्ट करते हैं तो इसका बेसलाइन जो टेस्ट है वो सीटी स्कैन होता है। तो सीटी स्कैन हमें साइमल्टेनियसली हड्डी के साथ साथ जो नाक के एसोसिएटेड साइनसेस है उनके बारे में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है। तो जब भी हम किसी को नाक के कुछ भी प्रॉब्लम हो तो सीटी स्कैन याद रखिए, ये एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि उस पेशेंट को बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है। तो इससे हम एक प्री प्लान बंदे की असेसमेंट हो जाती है कि मैंने इसकी किस टाइप की सर्जरी करनी है। अगर हड्डी टेढ़ी के साथ उसके साइनसेस में भी कोई मसला है तो ऑब्वियसली उसे उसी सिटिंग में एड्रेस करना चाहिए। तो अब मैंने बताया कि नाक का मुआयना ईएनटी सर्जन से सादा हेडलाइट से पहन के करने से भी पता चल सकता है, नेज़ो एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन से डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अगर आप पेरीफ्री में काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली एक्सरे की सिग्निफिकेंस है, वो भी इंफॉर्मेशन देता है हड्डी के बारे में। इसमें सीटी स्कैन गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है। अब रहा क्वेश्चन कि इसकी क्या ट्रीटमेंट है। याद रखिए, जब भी डीएनएस के साथ किसी को सिम्टम्स आएंगी उसकी सर्जिकल ट्रीटमेंट होती है। अगर किसी पेशेंट को डीएनएस भी है और एलर्जी भी है लेकिन उसकी एलर्जिक सिम्टम्स प्रीडोमिनेट है, वो ज़्यादा है, ब्लॉकेज नहीं है, तो ऑब्वियसली हम उसे पहले मेडिकली ट्रीट करते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में जिसको एलर्जी ज़्यादा है, डीएनएस कम है, और अगर आप उसकी सर्जरी करके एक्सपेक्ट करेंगे कि उसकी एलर्जीज ठीक हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। तो ये बड़ा केयरफुल डिसीजन होता है, और जिसमें अगर पेशेंट को ब्लॉकिंग सिम्टम्स ज़्यादा होती हैं तो वो सूटेबल कैंडिडेट है उसमें, यानी कि सर्जरी के रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन जिसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जाती है कि ये किस एज में ऑपरेशन किया जाता है डीएनएस का। तो याद रखें, पहले ज़माने में होता था कि ये 18 साल के बाद करना चाहिए, और वो ऑपरेशन भी थोड़ा डिफरेंट होता था। उसे एसएमआर कहते थे, यानी कि नाक के अंदर जितनी भी कच्ची हड्डी है उसको निकाल देते थे। तो उसकी काफ़ी पेचीदगियाँ होती थी, नाक की शेप चेंज हो जाती थी, नाक बैठ जाता था, और काफ़ी उसमें मसाइल होते थे, सेप्टल परफोरेशन हो जाना, बड़ा रेडिकल सा ऑपरेशन था। तो ये ऑपरेशन अब दुनिया में ख़त्म हो गया। हम भी पिछले 2 डेकेड से हम वो एसएमआर नहीं करते। तो ये जो जदीद ऑपरेशन हम सेप्टोप्लास्टी कहते हैं। तो याद रखें, सेप्टोप्लास्टी के बारे में जो जदीद कॉन्सेप्ट हैं वो ये हैं कि ये डिपेंड करता है कि पेशेंट को कितनी क्लिनिकल सिम्टम्स है, कॉम्प्लेंट्स है। अगर एक बच्चा है और उसकी उम्र 5-6 साल है और इसको इतना डीएनएस है, यानी कि कोई और ऑब्वियस वजह नहीं है, लाइक उसको एडिनोइड्स नहीं है, लेकिन ग्रॉस डीएनएस है जिस वजह से उसका नाक बंद है और उसकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ वो ख़राब है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम 17 साल तक उसका वेट करेंगे और फिर उसकी सर्जरी करेंगे। ऐसे में पेशेंट्स में हम उसी एज में सेप्टोप्लास्टी कर देते हैं, लेकिन हम इतना रिजनेबल सा नाक खोल देते हैं कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाती है, लेकिन फैमिली को एक्सप्लेन कर देते हैं कि इसमें वो बीटिंग पॉइंट, वो जंक्शन जो कि नाक के सेप्टम के साथ अटैच होते हैं, उससे इस एज में डिस्टर्ब नहीं किया जाता। तो उसका एडिक्वेट एयरवे पैदा कर देते हैं, और लेटर ऑन हो सकता है कि उसको लेटर ऑन जब वो अडल्ट एज में आए तो उसको दोबारा भी सर्जरी की ज़रूरत पड़े। अच्छा, दूसरा जो सेप्टोप्लास्टी के बारे में बताऊं कि ये स्मार्ट ऑपरेशन है। इसमें नाक के बाहर किसी किस्म का कोई निशान नहीं होता, और इसको नाक के अंदर से ही कट लगा के और उसी से ये सारा ऑपरेशन कर दिया जाता है, उसी से हड्डी को सीधा कर दिया जाता है।
आर्जी तौर पे हल्की फुल्की सी नाक पे स्वेलिंग होती है जो कि 4-5 डेज़ में रिजॉल्व हो जाती है। और दूसरे नंबर पे याद रखें, सेप्टोप्लास्टी के बाद नाक की शक्ल में बिल्कुल भी तब्दीली नहीं आती, यानी कि शक्ल ख़राब नहीं होती। जैसा क्योंकि ये सारा काम हम नाक के अंदर की तरफ कर रहे हैं और उसके फंक्शन को ठीक कर रहे हैं। जो नाक की बाहर से शेप है ये एक डिफरेंट एंटिटी है, इसको हम डिस्टर्ब नहीं करते। अगर किसी पेशेंट को अडल्ट एज में डीएनएस है तो इसका इंतहाई स्मार्ट ऑपरेशन है जिसको हम सेप्टोप्लास्टी कहते हैं। और सेप्टोप्लास्टी एक डे केस प्रोसीजर है। हम अपनी प्रैक्टिस में ये है मुकम्मल बेहोशी का ऑपरेशन। और लेकिन अगर हम मॉर्निंग आवर्स में करें तो शाम में पेशेंट डिस्चार्ज होकर घर जा सकता है। इस सर्जरी में हम कोई ड्रेसिंग नहीं रखते। पेशेंट को आर्जी तौर पे ऐसे थोड़ी सी ब्लॉकेज सी होती है, चूँकि इन्फ्लेमेशन होती है, वूंड होता है नाक में, लेकिन 2 से 3 दिन में पेशेंट अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ में जा सकता है। सेफ सर्जरी है, स्मार्ट सर्जरी है। और वो जो पेशेंट के जहन में होता है कि जी पट्टियाँ ठोंसेंगे और ब्लीडिंग होगी, दर्द होगी, ऐसा मसला नहीं है। इसको हम जदीद तरीके से करते हैं। और कुछ पेशेंट्स में इसे हम कहते हैं टारगेटेड एंडोस्कोपिक सेप्टोप्लास्टी, ये भी हम करते हैं। यानी कि अगर आप देख रहे हैं कि आप उसका सेप्टम ऑलमोस्ट ठीक है लेकिन ख़ास पॉइंट पे डेविएशन है जो ब्लॉकेज कर रही है, तो उसमें टारगेटेड जाके एंडोस्कोप से उसी पैथोलॉजी को हम एड्रेस कर देते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक डीएनएस और इसकी ट्रीटमेंट के बारे में। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।